हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट 4 है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो आई होप कि आपने पार्ट 3 तक वीडियो देख ली होगी। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? ये है स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन है। अब आपने पहले पढ़ा होगा, जब हमने पीछे के लेक्चर में हमने बात करी है प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में। अब प्रिंट एफ क्या करता है? प्रिंट एफ बताता है कि हमारे को आउटपुट देता है ये। और किस में देता है ये? एफ क्या बताता है हमारे को? फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में करते हैं? कि हमारे को इंटीजर चाहिए तो हम परसेंट डी लिखते हैं। हमारे को आउटपुट में हमारे को फ्लोट चाहिए तो परसेंट एफ लिखते हैं। और हमारे को आउटपुट में करेक्टर चाहिए तो परसेंट सी लिखते हैं। ये हमारे को फॉर्मेट स्पेसिफायर बताते हैं, जो ये है परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट सी। ये तो हो गई प्रिंट एफ की बात, जब हमारे को आउटपुट चाहिए। तो ऐसे ही हमारे लिए क्या होता है? स्कैनएफ। स्कैनएफ फंक्शन होता है। स्कैनएफ फंक्शन में क्या होता है? टू रीड इनपुट कमिंग फ्रॉम द कीबोर्ड। जो कीबोर्ड होता है, जैसे कि आपका ये हो गई कंप्यूटर। कंप्यूटर में ये कनेक्ट हो गया हमारा कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में किसी ने इनपुट करा, मान लीजिए ये 5 दबाया किसी ने। तो ये 5 को ये पढ़ने के लिए टू रीड। अब ये पढ़िए आप दोबारा, क्या है? टू रीड इनपुट कमिंग फ्रॉम द कीबोर्ड। अब कीबोर्ड से जो इनपुट दिया गया है उसको रीड करने के लिए किसका यूज करते हैं? स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। अब ये देखते हैं, इन विच फॉर्मेट वी वांट टू रीड। अब यहाँ पर भी एफ लिखा हुआ है, तो एफ का मतलब क्या है? कि हम किस फॉर्मेट में क्या करना चाहते हैं? रीड करना चाहते हैं द डाटा कमिंग फ्रॉम द कीबोर्ड। जो डाटा क्या आ रहा है? कीबोर्ड से आ रहा है। कीबोर्ड से जो डाटा आ रहा है, हम उसे किस फॉर्मेट में यूज करना, रीड करना चाहते हैं, उसके लिए क्या यूज होता है? हमारा स्कैनफ फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं, वेयर इन मेमोरी वी वांट टू स्टोर। अब हम मेमोरी में कहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं? अब देखिए, जब ये इनपुट दिया जा रहा है तो हमारे को पहले तो हमारे को ये देखना है हम किस फॉर्मेट में हम रीड करना चाहते हैं। फिर हमारे को ये देखना है कि उसको मेमोरी में कहाँ स्टोर करना है। तो ये दो चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आगे देखते हैं। अब ये बच्चों के मन में डाउट होता है कि स्कैनफ फंक्शन आ रहा है तो उससे पहले हमारे को प्रिंट एफ लिखना ही लिखना है। मगर वो ऐसा नहीं होता। ये इसलिए लिखा जाता है कि बस यूजर को, जिससे जो भी यूजर हो उसको हेल्प मिले, उसे पता चले कि क्या काम करना है उसे। आप देख लीजिए, आप ये लिखा हुआ है स्कैनफ से पहले प्रिंटफ हो। अब ये लिखना था ये जरूरी नहीं है, बस ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हमें अपनी बात बोलनी है। कि हमारे को क्या, यूजर को क्या बताना है? अपनी बात बतानी है, जिससे यूजर को पता चल जाए क्या करना है। जिससे यूजर को क्या पता चल जाए कि हम क्या मांग रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं, कि वो कि यूजर को कैसे पता चलेगा? अपने आप तो पता चलेगा नहीं, जब तक हम उसे कुछ बोलेंगे नहीं। तो इसलिए हम प्रिंट एफ के थ्रू हम बताते हैं। हम उसको पहले प्रिंट एफ में लिख देते हैं। हम क्या लिखते हैं? प्रिंट एफ। हम उसको देते हैं डबल कोट्स में, जो भी होता है उसको प्रिंट करता है ना। अब हम उसे बोलते हैं एंटर टू नंबर्स। तो अब उसे समझ में आता है कि भैया क्या करना है मेरे को? दो नंबर एंटर कराने। जो यूजर होता है उसे पता चलता है। तो इसलिए ही हम ये प्रिंट एफ को पहले लगाते हैं, फिर हम स्कैन एफ का यूज करते हैं। स्कैन एफ के बारे में हम अभी पढ़ ही रहे हैं। तो फिर ये हो गया फ्रेंड्स। किसी के एड्रेस से हम घर के बाहर पहुंच जाते हैं। अब देखिए, किसी के भी घर का एड्रेस होगा। मान लीजिए आप किसी के भी घर का एड्रेस है, उसने अपना घर का एड्रेस दिया है, तो आप उसके घर के बाहर पहुंच पाएंगे। ये रहा घर, इसको मान लीजिए घर हो गया। ये मेमोरी है, मेमोरी के बाहर ये, मेमोरी को आप मानिए घर, उसके बाहर का ये एड्रेस। एड्रेस से आप कहाँ पहुंच गए? उसके घर के बाहर। किसी के भी घर के बाहर जाना है आपको, तो क्या चाहिए आपको? उसका एड्रेस। एड्रेस से आप उसके घर के बाहर पहुंच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? इसको बोलते हैं एम परसेंट। इसको क्या बोलते हैं? एम परसेंट। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? एड्रेस को। किसी भी, किसी का भी हमारे को एड्रेस दिखाना हो मेमोरी के अंदर, मतलब मेमोरी में क्या एड्रेस है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? हम एम परसेंट का। तो वो हमारे को किस में यूज होता है? स्कैनएफ के लिए। जब भी हमारे को
क्या करनी होती है, हमारे को वैल्यू स्टोर करानी होती है, तो हमारे को पता होना चाहिए कि उसका एड्रेस क्या है। वैल्यू तो स्टोर करानी है मगर कहाँ स्टोर करानी है, तो उसके लिए हमारे को यूज होता है एम परसेंट का। अभी हम आगे देखते हैं उसी को। तो फ्रेंड्स क्या है, अब ये है, ये फर्स्ट एग्जांपल लिया है हमने। क्या इससे आप आउटपुट भी समझ पाएंगे और स्कैनफ फंक्शन का यूज भी समझ पाएंगे। अब ये क्या है, वॉइड मेन। अब ये मेन, ये आता ही आता है जरूर, ये मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है। मेन फंक्शन की मेन हमारा स्टार्ट हो गया प्रोग्राम। इसके अंदर क्या लिखा जाता है कि इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस, इसको और इसको दोनों को मिला के बोलते हैं सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर जो भी लिखा जाता है वो क्या होता है, हमारा बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये देखिए, अब ये देखिए प्रिंट एफ। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा था, प्रिंट एफ क्यों लिखते हैं, बस प्रिंट एफ इसलिए लिखते हैं जिससे यूजर को पता चले कि हम क्या कराना चाह रहे हैं। अब ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर। अब प्रिंट, अब ये लिखा हुआ आएगा आउटपुट में, क्या लिखा हुआ आएगा, जब सबसे पहले जब आप आउटपुट को देखेंगे तो आउटपुट में आपके पास लिखा हुआ होगा एंटर अ नंबर। तो आप वो यूजर जो होगा उसको पता क्या चलेगा कि हमारे को क्या करना है, एक नंबर एंटर करना है। अब वो नंबर एंटर करेगा, मान लीजिए उसने 5 एंटर करा, तो 5 एंटर करा मतलब उसने क्या करा, इनपुट दिया। अब इनपुट को क्या होगा, वो रीड करेगा। अब ये रहा। अब देखिए जैसे ये स्कैनफ, स्कैनफ किसके लिए यूज होता है, रीड करने के लिए। इनपुट, इनपुट जो आता है उसे रीड करने के लिए क्या यूज होता है हमारा, स्कैनर फंक्शन का। अभी लिखिए परसेंट डी, और परसेंट डी के बाद क्या लिखा है, एम परसेंट। मैंने आपको बताया था एड्रेस के लिए क्या यूज होता है, एम परसेंट आई। मतलब हमारे को कहाँ पर स्टोर करनी है वैल्यू, जो है वो कहाँ पर स्टोर करनी है, जो इनपुट हो रही है हमारी वैल्यू वो कहाँ पर स्टोर करनी है, उसके लिए क्या होता है एम परसेंट। एम परसेंट आई। अब ये देखिए वैल्यू आई, तो कहाँ पर गई, हमारे को पता चल गया वो वैल्यू है, वो है इंटीजर टाइप की। ये परसेंट डी आ गया इंटीजर टाइप की। और कहाँ है उसका एड्रेस, एड्रेस क्या है, आई, आई है उसका ये एड्रेस। ये 1024 जो हो गया ये हो गया एड्रेस। अब परसेंट एफ, फिर परसेंट एफ किसके लिए होता है आपका, किसके लिए होता है, परसेंट एफ होता है हमारा आउटपुट के लिए। अब आउटपुट में क्या करेंगे, आउटपुट क्या है, ये डबल कोट्स के अंदर होता है, वो एज इट इज दे देता है, द वैल्यू ऑफ आई इज परसेंट डी। अब आई की वैल्यू क्या है, परसेंट डी है। परसेंट डी मतलब इंटीजर है। अब आप ये भी पढ़ चुके हैं कि ये इंटीजर के लिए हमने परसेंट डी क्यों लिखा। हम यहाँ मान लीजिए वैल्यू ऑफ आई इज, हम डायरेक्ट लिख देते वैल्यू को ही, तो वही हर बार आप कुछ भी एंटर कराते हैं वैल्यू वही सेम दिखाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं परसेंट डी स्पेसिफायर का, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं जो हमारे को बताते हैं कि किस फॉर्मेट में प्रिंट कराना है। अब ये परसेंट डी लिखा है तो उसे पता है इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो वो इंटीजर ही कराएगा आपकी प्रिंट। अब वो वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए, अब ये कोमे के बाद का क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, कोमे के बाद वाला बताता है कि वैल्यू कहाँ से आ रही है। ये आई वैल्यू है जो कि जाएगी परसेंट डी में। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखते हैं, अब इस एग्जांपल को, ये आउटपुट लिखा हुआ है इसका। अब देखिए एंटर अ नंबर, ये आएगा मॉनिटर पे, मतलब जो स्क्रीन होगी आपकी कंप्यूटर की उसमें ये लिखा हुआ आएगा आउटपुट वाले फॉर्म में, आपको लिखा आएगा ये, मतलब यूजर जो यूज करेगा उसको लिखाएगा एंटर अ नंबर, जो कि हमने ये लिखा था। मतलब ये है ना, हमने बताया प्रिंट एफ जो फंक्शन होता है वो किसके लिए यूज होता है, आउटपुट के लिए। आपके पास ये लिखा हुआ है एंटर अ नंबर। अब ये क्या है, ये 10 किसी ने एंटर करा, एंटर करा मतलब इनपुट दिया, इनपुट दिया, तो क्या हुआ, अब ये यहाँ से एड्रेस आई, आई का एड्रेस देखा और फिर यहाँ पर क्या कर दी, ये वैल्यू 10 पुट कर दी, ये हो गई। अब ये क्या है, एड्रेस ऑफ आई में क्या चल जाए वैल्यू, इंटीजर टाइप की वैल्यू चल जाए जो कि है 10। तो यहाँ 10 जाकर के स्टोर हो गया। अब ये इसकी हेल्प से हुआ, तो ये इनपुट कराने के लिए यूज हो गया, ये पता चल गया आपको इस फंक्शन का, स्कैनफ फंक्शन का क्या यूज है और प्रिंटफ फंक्शन का क्या यूज है, आपको दोनों यूज समझ में आ रहे हैं इस एग्जांपल से, और आउटपुट भी समझ में आ रहा है। तो 10 आया। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा है, ये देखिए डबल कोट्स के अंदर जो भी है वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ आई, ये आ गया, द वैल्यू ऑफ आई इज, ये क्या लिखा है, परसेंट डी, परसेंट डी लिखा है। अब परसेंट डी क्या है, इंटीजर वैल्यू। अब इंटीजर वैल्यू जो प्रिंट करी थी, जो एंटर करी थी वैल्यू, वो हो जाएगी यहाँ पर प्रिंट 10। तो यही हो गया हमारा आउटपुट। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या है,
राइट अ प्रोग्राम टू रीड टू इंटीजर्स वैल्यू एंड प्रिंट देयर सम। अब क्या है, हमारे को दो इंटीजर वैल्यू एंटर करवानी है, रीड करवानी है, और क्या करना है, एंड प्रिंट देयर सम, और उनका सम क्या है हमारे को प्रिंट करना है। तो अब हमारे को, अब आप ये सोचिए पहले कि हमारे को दो वैल्यू हमारे को इंटीजर टाइप की एंटर करानी है, तो उसके लिए हमारे को एक ए की जरूरत पड़ेगी, एक बी की, और एक तीसरा चाहिए होगा जिसमें हम सम को स्टोर करके रखेंगे। जब स्टोर करके रखेंगे तभी तो हम आउटपुट में दिखा पाएंगे। अब ये देखिए, अब ये आ गया हैश इंक्लूड stdio.h। अब ये क्या है, हेडर फाइल्स। अब मैंने आपको बता रखा है, हेडर फाइल्स जो होती है वो इनबिल्ट होती है, जो पहले से क्या बताती है कि हमारे को स्टैंडर्ड, ये क्या है, एसटीडी की मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये है स्टैंडर्ड, आई मतलब इनपुट, ओ मतलब आउटपुट। अब आपको ये भी पता है इनपुट किसके लिए यूज होता है, इनपुट यूज होता है आपके लिए स्कैनफ फंक्शन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये आउटपुट लिखा है, आउटपुट किसके लिए होता है आपका, प्रिंट एफ के लिए। तो इसकी जो फाइल होती है, जो इसकी लाइब्रेरी होती है, वो इसी के अंदर क्या करवा देता है, ये हैश इंक्लूड। इंक्लूड से पता चल रहा है, इंक्लूड मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो वो इसको प्रोग्राम में इंक्लूड करवा देता है, मतलब जोड़ देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये समझ में आया होगा आपको। आगे देखते हैं। अब ये क्या हो गया, मेन स्टार्ट हो गया, फंक्शन का मेन स्टार्ट हो गया। वॉइड क्या लिखा है, वॉइड मतलब क्या होता है, खाली। मतलब आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, जो रिटर्न करेगा हमारे को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, मतलब खाली। यहाँ पर एक रिटर्न टाइप होता है कि मतलब हमारे को क्या रिटर्न कर रहा है। अब इंटीजर है तो हमारे को इंटीजर टाइप का रिटर्न करता है। अब ये वॉइड है तो मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। तो अब हम उसे रिटर्न जीरो लिखें या हम कुछ ना लिखें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये वॉइड लगा रखा है। अब ये हो गया। अब ये देखिए, अब ये करली ब्रेसेस के सेट मैंने आपको बताया, ये आ गए। अब इसके अंदर क्या है, अब क्या हमारे को बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा इंटीजर टाइप का क्या ले रहे हैं, हम तीन वैल्यू ले रहे हैं। ये हमने ये क्वेश्चन में पढ़ा था। दो इंटीजर टाइप की वैल्यू एंटर करानी है, हमारे को रीड करानी है, और उनका प्रिंट कराना है। तो दो इंटीजर वैल्यू के लिए हमारे को दो, तो हमारे को ये लेने पड़ेंगे, ये दो ले लिए, और तीसरा वो लेना पड़ेगा जिसमें हमारे को स्टोर कराना है। तो ये तीनों ले लिए। अब ये प्रिंट है। अब फिर देखो, ये आ गया, क्या आ गया। अब हम यूजर को बताने के लिए हम पहले क्या लेंगे, कि हमारे को क्या करना है, पहले फर्स्ट नंबर एंटर करना है। ये लिख दिया, प्रिंट एफ डबल कोड के अंदर क्या लिख दिया, एंटर फर्स्ट नंबर। अब सीधा आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है उसमें सीधा लिखा हुआ आएगा, सबसे पहले जो भी यूजर यूज करेगा उसे लिखा हुआ आएगा, एंटर अ नंबर। ठीक है। अब फ्रेंड्स, तो फिर अब स्कैनफ फंक्शन का क्या है, रीड करेगा वो कि जो यूजर है उसने क्या एंटर करा। मान लीजिए उसने 10 एंटर करा, मान लीजिए उसने 28 एंटर करा, यहाँ 28 लिया है ना, तो हम वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले से ले रखा है। अब मान लीजिए उसने 28 एंटर करा, तो इसको पता चल जाएगा कि हाँ 28 है। अब वो स्टोर करवा देगा यहाँ पर जा करके, कि उसको पता है कि उसका एड्रेस देखेगा, एड्रेस ऑफ ए, और वो देखेगा इंटीजर टाइप का है, हाँ ठीक है। तो फिर वो यहाँ पर जा करके आपका स्टोर करा देगा। अब उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद क्या है, प्रिंट एफ। फिर यूजर के पास आया, क्या आया, एंटर सेकंड नंबर। अब फर्स्ट नंबर तो एंटर कर दिया, अब वो बोलेगा सेकंड नंबर एंटर करो। सेकंड नंबर फिर आएगा, क्या कहते हैं, और यूजर के नेम वो उस पे आएगा स्क्रीन पे, एंटर सेकंड नंबर। तो फिर यूजर क्या करेगा, फिर उसे सेकंड नंबर एंटर कराएगा। मान लीजिए उसने 10 एंटर कर दिया, तो वो 10 क्या होगा, एड्रेस ऑफ बी, बी के एड्रेस में जा करके स्टोर हो जाएगा। वो देखेगा कि हाँ इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका ये स्टोर। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये क्या है, सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसमें कोई लॉजिक साइंस नहीं लगा, ये तो सिंपल है, मतलब जो कि हमारा मैथ्स ही हो गई। सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है, तो क्या आ जाए, सी के अंदर क्या आ जाए, ए और बी की वैल्यू आ जाए। तो ए की हमारी क्या वैल्यू थी, 28, और बी में क्या है, 10। अब सी के अंदर इन दोनों का क्या आ जाए, सम आ जाए। तो सम आ जाएगा आपका 38 आ जाएगा सी के अंदर। अब देखो आ गया सी के अंदर, आपको पता है क्या है इस टाइम पे, 38। अब आपको क्या बोल रहा है, प्रिंट एफ द सम ऑफ ए एंड बी। अब यूजर की स्क्रीन पे आ जाएगा, द सम ऑफ ए एंड बी इज 38। अब 38 नहीं आएगा, देखिए। अब यहाँ ये फंसने वाली चीज आ गई। अब क्या करते हैं बच्चे, सीधा लिख देते हैं, अपने एग्जाम्पल पे लिख देते हैं, मगर यहाँ पर हमारे को याद होना चाहिए कि प्रिंट एफ में आगे क्या आता है, फॉर्मेट। एफ मतलब फॉर्मेट, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज लेना है भैया हमारे को। फॉर्मेट स्पेसिफायर तो मतलब यहाँ क्या लिखना है, परसेंट डी।
%d हमारे को इंटीजर टाइप का रिटर्न करना है। जब तक हम बताएंगे नहीं, कंप्यूटर को खुद कुछ नहीं पता, सब हमारे को बताना पड़ता है। हमारे को बताना पड़ता है कि भैया हमारे को इंटीजर टाइप की वैल्यू देनी है, हमारे को बताना पड़ता है कि भैया हमारे को फ्लोट टाइप की वैल्यू देनी है, हमारे को करेक्टर टाइप की वैल्यू देनी है। कंप्यूटर को सब बताना पड़ता है। तो इसलिए बताने के लिए हम ये यहाँ क्या यूज करते हैं। नहीं तो हम जो उसे दे देंगे ना, हम उससे उस हमने ये बोल दिया द सम ऑफ 2 and 2 is 4, तो वो हर बार आप कुछ भी एंटर कराओ वो ही दिखाएगा हर बार। इसलिए हम इसका यूज नहीं करते। हम उसे क्या यूज करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर का, जो कि %d %f %c और भी बहुत सारे होते हैं। वो हम बाय वन पढ़ते रहेंगे जैसे जैसे हमारे सिलेबस में आगे आता रहेगा। ठीक है, तो अब ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई बिल्कुल ही। अब ये हो गया प्रिंट एफ द सम ऑफ %d एंड %d इज %d। अब ये देखिए, अब %d, अब वो देखेगा सम ऑफ ए क्या था हमारा 28, सम एंड बी क्या था हमारा 10 इज 38। अब मान लीजिए, अब उसमें क्या दिक्कत होती, हम ए एंड बी इज 30, ए एंड बी इज 38 लिखते, तो हम कुछ भी एंटर कराते वो आउटपुट हमारे को हर समय क्या देता, 38। मगर अब क्या दे रहा है हमारा, अब हम जो भी एंटर कराएंगे %d में, मान लीजिए हमने 5 एंटर कराया, फिर 5 एंटर कराया, तो हमारे को आउटपुट दोनों को सम करके देगा, क्योंकि हम उसको पता है कि हमारे को आउटपुट क्या देना है, इंटीजर टाइप का देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। अब क्या है ये, वाई वी यूज % इन स्कैनफ। अब भैया ये आपके मन में आ रहा होगा कि हम %, का यूज क्या क्यों करते हैं स्कैनफ में। स्कैनफ में अभी हमने पढ़ा है ना, स्कैनफ में हम क्या करते हैं, ये आता है %d और जी, ये आता है आपका %ऑफ, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ होगा उसका, फिर ये यहाँ से पढ़ता है और फिर ये यहाँ जाता है। ऐसे पढ़ा है अभी हमने। अब ये क्यों लगाया, ये भी हमने आपको बता रखा है, ये क्या है, सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है, जैसे हमारा स्टेटमेंट के लास्ट में, जो इंग्लिश में स्टेटमेंट होती है उसके लास्ट में फुल स्टॉप यूज होता है, ऐसे ही इसमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन का यूज होता है, इसको सेमीकोलन बोलते हैं। अभी देखते हैं, वाई वी यूज %इन स्कैनफ, बिकॉज जब बाहर से कोई वैल्यू इनपुट करेगा कीबोर्ड पर, कोई वैल्यू, तब उसे बताने के लिए कि वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, उसके लिए हम उसका एड्रेस बताते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भैया जब भी कोई कीबोर्ड से, अब ये हो गया आपका कंप्यूटर और ये हो गया आपका कीबोर्ड, अब कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू एंटर करी गई, 10 एंटर करी गई, तो उसको पता है कि 10 एंटर करी गई, मगर इसको स्टोर कहाँ करानी है, अब मेमोरी में स्टोर कहाँ करानी है, वो कौन बताता है, %, उसका एड्रेस बताता है कि भैया इस एड्रेस पर तुम चले जाओ। अब कोई भी बंदा आया, मान लीजिए कोई इंडिया से बंदा बाहर जाता है, कहाँ जाता है, बाहर जाता है, तो अब उसे क्या पता होना चाहिए, एड्रेस पता होना चाहिए। नहीं तो एड्रेस नहीं पता होगा जब तक, तो वो कहाँ जाएगा, जब तक एड्रेस नहीं पता होगा तो कुछ नहीं कर सकता ना। तभी हमारे को एड्रेस की नीड होती है, एड्रेस की जरूरत होती है कि जाना है, मगर कहाँ जाना है, तो हमारे को मेमोरी में उसका एड्रेस बताना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब जैसे हमने पहले पढ़ा था इंटीजर, इंटीजर डाटा टाइप के बारे में पढ़ा था हमने, लास्ट से लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब जैसे कि अब ये उसके बाद आता है हमारा कैरेक्टर डाटा टाइप। अब इंटीजर डाटा टाइप में क्या था, इंटीजर क्या लेता था, हमारी 2 बाइट्स लेता था, 2 बाइट्स लेता था, तो हमारे क्या हो जाता था, 2 to the power 16, 2 to the power 16 का हमने विषय पढ़ लिया था। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर डाटा टाइप क्या लेता है, 1 बाइट लेता है। अब हमने ये भी पहले पढ़ रखा है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। अब मैंने 1 बाइट आपको ये याद करने के लिए, आपको मैंने बस याद करने के लिए क्या बताया था मैंने, कि 1 बाइट आप ये याद रखिए कि गस्सा कोई खाता है, कोई बड़ा गस्सा खाता है, कोई बहुत बहुत बड़े गस्से खाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि बाइट की बहुत बड़ा गस्सा, मतलब बाइट मतलब बड़ा हो गया ये, कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी तरह, ये बी की तरह, बी की तरह कैसे, 8। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए, अब जैसे बिट, बिट होती है आपके, आपने ड्रिल मशीन देखी होगी,
ड्रिल मशीन देखी होगी, तो छोटी छोटी बिट होती है, तो वो छोटी छोटी बिट क्या होगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8 बिट को मिला करके एक बाइट बनती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स कैरेक्टर क्या लेता है, कैरेक्टर डाटा टाइप में 1 बिट होती है। अब देखते हैं क्या है ये साइंड और अनसाइंड। अब साइंड और अनसाइंड भी हमने पढ़ रखा है मिलके। साइन, आपने किसी चेक में साइन कर दिया और वो किसी गलत हाथों में चल गया तो नेगेटिव काम हो जाएगा। किसी हमारे को कभी जरूरत पड़ी और उसमें चल गया, यूज हो गया हमारे, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। ये भी ट्रिक बताई थी मैंने आपको। अब स्कैनएफ में क्या है, अब स्कैनएफ में मैंने आपको बताया था कि स्कैनएफ में क्या होता है कि स्कैनएफ वो स्कैनएफ कह रहा हूँ मैं, क्या हो गया ये, स्कैनएफ स्कैनएफ पढ़ते हुए इसमें स्कैनएफ ही आ गया दिमाग में। साइन में ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यदि हम साइन कर रहे हैं तो हमारी दोनों चीज हो सकती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ठीक है, कि सही हाथों में चल जाए और गलत हाथों में। मगर अनसाइन, जब हमने साइन ही नहीं करा तो काम कोई नेगेटिव तो होने से रहा, पॉजिटिव ही होगा वो। तो ये पॉजिटिव होती है इसकी वैल्यू, ये याद करने के लिए करा था। अब ये क्या है, अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वन बाई बिट, एक बिट में क्या होता है 0 और 1। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1 बिट में क्या होता है, 0 होता है और एक 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जिन्होंने पहले की वीडियो देखी होगी उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, मगर जो अभी से देख रहे होंगे उन्हें हो सकता है कुछ दिक्कत आ जाए। बाकी मगर आप पहले की वीडियो रेफर करेंगे तो नहीं आएगी आपको कोई दिक्कत। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो पॉसिबिलिटी होती है एक बिट में, कि 0 आ जाए या 1 आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये क्या है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होती है। अब एक 8 बिट, एक बिट ये वाली हो गई एक बिट। एक बिट में 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो गई। ये सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक में दो पॉसिबिलिटी हो गई, दूसरे में भी दो हो गई, तीसरे में भी, ऐसे करते करते ये टोटल हो गई 8। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 टाइम्स कितने हो गए आपके, 2 टू दी पावर 8। 2 टू दी पावर 8 मतलब 256। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे हमने इंटीजर में पढ़ा था कि भैया 2 टू दी पावर 16 क्या होता है हमारा, 65,536। ये पढ़ा था हमने, ध्यान होगा आप सभी को। जिन्होंने वीडियो देखी होगी उन्हें तो भैया पक्का ध्यान होगा, क्योंकि हमने एक बार नहीं 10-10 बार करके देखा था और फिर हमने उसके एग्जाम्पल भी लिए थे बहुत। 65,536 होती थी। तो अब हमारी क्या है 2 टू दी पावर 8, तो इसमें होती है 256। इसकी वैल्यू होती है 256। अब इसमें भी दो केस हो गए, साइंड और अनसाइंड। साइंड मैंने आपको बता ही दिया, जब साइन करोगे तो पॉजिटिव काम भी हो सकता है और नेगेटिव काम भी हो सकता है, मतलब प्लस और माइनस दोनों चीजें आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये भी आ गया होगा आपको समझ में। अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकती है, तो 2 टू दी पावर 8 तो टोटल हो रहे हैं, मतलब प्लस प्लस के। मगर हमारे को प्लस माइनस दोनों चाहिए, तो हम इसका क्या कर देंगे, हाफ। हाफ कर देंगे तो ये हो गया 2 टू दी पावर 7। तो 2 टू दी पावर 7 कितना हो गया हाफ करके, 128। ठीक है फ्रेंड्स, तो 128 में आपको ये भी बता रखा है जो रेंज होती है वो हर समय स्टार्ट होती है 0 से, मतलब 1 से स्टार्ट नहीं होती। जो पॉजिटिव नंबर के लिए रेंज होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगा, एक कम तक जाएगा, मतलब 128 है तो 128 नहीं जाएगा, 0 से n-1 जाएगा। n-1 क्यों जाएगा, क्योंकि वैसे तो एक से स्टार्ट होती है तो कहाँ तक जाती है 128 तक, मगर एक की जगह हमने उससे एक और पहले का ले लिया, मतलब 0 ले लिया, तो यहाँ से भी क्या हो जाता है, एक माइनस हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गई 0 से 127। अब जो नेगेटिव में जाएगी वैल्यू -1 -2 अप टू -128, क्योंकि इसमें जीरो जो है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में कंसीडर किया जाता है। तो पॉजिटिव में कंसीडर करा जाता है तो इसकी तो पूरी वैल्यू हो गई ना, -1 -2 -3 अप टू -128। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वैल्यू हो गई, क्या हो गई, वैल्यू आर -128 टू +127। ये हो गई हमारी रेंज किसकी, कैरेक्टर की। तो आया होगा फ्रेंड्स समझ में आपको। अब क्या है, अब देखते हैं। हम नंबर सिस्टम तो पढ़ चुके, जिससे हम किसी भी सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। हम नंबर सिस्टम तो हमने पढ़ लिया पहले, जिससे कि हम किसी भी सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। हम मतलब बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल को ऑक्टल में, इन सबको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने ये लास्ट वीडियो में पढ़ लिया। तो क्या है ये नंबर सिस्टम,
हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे को कैरेक्टर के बारे में कुछ पढ़ना होगा जिससे हम कैरेक्टर को कन्वर्ट कर सकें किसमें, नंबर सिस्टम में। और नंबर सिस्टम के लिए हमारे को पता ही है कि कंप्यूटर क्या है, बाइनरी लैंग्वेज जानता है, और बाइनरी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर सिस्टम। तो क्या है, अब हमें कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट करना होगा। जब हम नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम कंप्यूटर फॉर्म में, 0 और 1 बाइनरी फॉर्म होती है ये, में आराम से जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिंपल भाषा में मैंने हिंदी में क्यों लिख रखा है आप सोच रहे होंगे मेरे को लिखना नहीं आता, मैंने जान के हिंदी में लिख रखा है जिससे आप अच्छे से समझ पाए। और मैंने पीडीएफ आपको नोट्स भी दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप उससे बाद में पढ़ पाए। ये नहीं कि आपने वीडियो देखी और काम खत्म हो गया, फिर आपको बाद में रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। आपको फोटो स्टेट निकालनी है तो फोटो स्टेट निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब हमने पहले नंबर सिस्टम पढ़ा था, नंबर सिस्टम से क्या हम कन्वर्ट कर सकते थे, आराम से कन्वर्ट कर लेते थे बाइनरी में, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। मगर अब कैरेक्टर आ गया तो कैरेक्टर को हमारे को नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। हमारा ये टास्क है कि हमारे को नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जब नंबर सिस्टम में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फिर तो हमारे को पता ही है, चाहे डेसिमल में हो, चाहे ऑक्टल में हो, चाहे हेक्साडेसिमल में हो, चाहे किसी में भी हो, हम कन्वर्ट करके ले आएंगे क्योंकि हम नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या है, अब हमारे को ये पढ़ना है कि हम बाइनरी से, वो कैरेक्टर से हम किस में, नंबर में कैसे लेकर के आए। तो अब क्या है, अब हमारे सीन में क्या आता है, अब पढ़ते हैं। जो करेक्टर फॉर्म से नंबर की फॉर्म में लाता है, इसके लिए अब आता है, अब देख लीजिए क्या बन गया। जो करेक्टर फॉर्म से नंबर सिस्टम में नंबर की फॉर्म में लाता है, इसके लिए अब आता है एस्काई कोड। एस्काई कोड क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए, मतलब क्या है ये कि इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए, जो इंफॉर्मेशन हमारे को कैरेक्टर में दी है, कैरेक्टर को हमारे को किस में रिप्लेस करने के लिए, नंबर सिस्टम में रिप्लेस करने के लिए हमारा यूज होता है एस्काई कोड का। एस्काई कोड का यूज होता है फ्रेंड्स, यह होगा आपको समझ में। तो एस्काई कोड अभी आपको अजीब सा वर्ड लग रहा होगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देख लीजिए ये क्या लिखा है। इसका मतलब है कि अमेरिकन कोड को, जो इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करे, अमेरिकन कोड लिखते हैं जो कि क्या करे, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करे। अब देख लीजिए क्या है ये, यूज फॉर इंग्लिश टाइप लैंग्वेज। ये क्या किसके लिए यूज होता है, इंग्लिश टाइप लैंग्वेज के लिए यूज होता है। इसकी हेल्प से हम एक करेक्टर की इंटीजर वैल्यू फिक्स्ड कर देते हैं। अब इसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम एक करेक्टर की बता देते हैं कि ए है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। इंटीजर के फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या होगी, अब हम इसे फिक्स कर देते हैं, जितने भी हमारे अल्फाबेट होते हैं और जो भी अदर देन नंबर होते हैं, हम उन सब की क्या कर देते हैं, वैल्यू फिक्स कर देते हैं, जिससे कंपाइलर कोड को कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज कर पाए। अब जो कंपाइलर कोड है वो आराम से जिससे क्या कर पाए, कंप्यूटर लैंग्वेज 0 और 1 में कन्वर्ट कर पाए। उसके लिए हमारा यूज होता है एस्काई कोड का। एस्काई कोड क्या करता है, हर हर जो भी करेक्टर होता है उसकी क्या कर देता है, वैल्यू फिक्स कर देता है। अब देखते हैं जैसे कि क्या है। अब देखिए, अब ये क्या करा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करता है, मतलब करेक्टर से किस में लेकर के आ जाता है, नंबर की फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लीजिए जैसे ये है। अब इसकी वैल्यू क्या कर दी, फिक्स कर दी कि ए की वैल्यू क्या होगी, इन इंटीजर की फॉर्म में 65, बी की वैल्यू क्या होगी 66, सी की वैल्यू क्या होगी 67, अप टू जेड तक आप जाएंगे तो जेड की वैल्यू होगी 90। ये बताता है, ऐसे ही ये बताता है, ये कैपिटल लेटर के लिए बताता है और ये स्मॉल लेटर के लिए होती है। स्मॉल ए की वैल्यू 97, स्मॉल बी की वैल्यू 98, अप टू स्मॉल जेड उसकी वैल्यू होती है 122। ऐसी डेसिमल के लिए बताता है, डेसिमल को नाम दे देता है, जीरो का भैया तुम्हारा हो गया 48 इंटीजर वैल्यू, 1 हो गई 49 इंटीजर वैल्यू, 9 हो गई आपकी 57 इंटीजर वैल्यू। अब देख लीजिए, अब इसको हम एक ट्रिक से ऐसे तो याद रख नहीं सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने आपके लिए ट्रिक भी डाल रखी है, पहले ही बता रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा।
आप वहां से भी जाके रेफर कर सकते हैं, इसमें समझ में ना आए तो बाकी मैं बता देता हूँ। अब मैंने क्या बताया था ट्रिक के लिए, मैंने बता रखा है कि आप ऐसे याद रखिए, जैसे ये है कैपिटल अल्फाबेट। कैपिटल अल्फाबेट के लिए आप ये ऐसे याद रखिए, वन। ए वन नंबर वन बैट्समैन है, वो क्या करता है, छक्के चौके मारता है। अब छक्के चौके मारता है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, छक्के चौके ही 64 हो गया, प्लस आपको अल्फाबेट पोजीशन ऐड करनी है। अल्फाबेट की पोजीशन क्या है, मतलब फर्स्ट पोजीशन ए की होती है ना, आपको पता ही है, अल्फाबेट का तो पता ही होगा भैया। अल्फाबेट ए की पोजीशन वन, बी की टू, सी की थ्री, ये सब तो पता ही है। तो ये हो गई हमारी अल्फाबेट पोजीशन। तो 64 में जब आपने, जैसे आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो 64 प्लस ए की क्या हो गई, ए की पोजीशन लिखनी है, मतलब वन। 64 प्लस वन 65 हो गई आपकी ये। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी आपको लिखनी है। मान लीजिए सी के लिए लिखना है, तो 64 है छक्के चौके प्लस पोजीशन सी की थ्री। तो ये कितना हो गया, 64 और थ्री आपका हो गया 67। तो इसकी ये कौन सी हो गई, वैल्यू हो गई। तो आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही मैंने स्मॉल के लिए बता रखा है। स्मॉल के लिए आप ए को क्या करेंगे, ए को जब आप ऐसे स्ट्रेच करेंगे, यहाँ से खींचेंगे, तो ये किसकी तरह लगेगा, 9 की तरह। अब इसका अपोजिट आप देखेंगे तो 96। अब 96 में आप अल्फाबेट की पोजीशन ऐड करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, वो आपका स्मॉल अल्फाबेट बता देगा। अब मैंने ये डेसिमल के लिए बताया नहीं था, मैं डेसिमल के लिए भी बता देता हूँ। डेसिमल के लिए क्या होता है कि जैसे जीरो लिखा हुआ है, जीरो को आप रिलेट करेंगे, जीरो और एक और बार ये जीरो, ये हो गया 8। अब इसका आधा लिख दीजिए इसके आगे, ये हो गया 48 इसकी वैल्यू। अब इससे आप आगे की भी ध्यान रख पाएंगे कि 49 होती है आपकी वन की, 50 होती है आपकी टू की, ऐसे आप ध्यान रख पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अब ये क्या है, आप देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा पीछे, करेक्टर सिस्टम पढ़ा। करेक्टर सिस्टम में क्या पढ़ा था हमने, करेक्टर की वैल्यू पढ़ी थी कि वन बाइट होती है। वन बाइट मतलब 2 to the power 8, 2 to the power 8 मतलब 256 वैल्यूज। अब 256 में भी दो होती है, एक होती है साइंड और दूसरी होती है अनसाइंड। साइंड मतलब हमने सिग्नेचर करा है, सिग्नेचर करा है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, सिग्नेचर नहीं करा तो मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइंड, ये आ गया साइंड, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए क्या करना पड़ता है हमारे को, क्यों टोटल होती है हमारी 256, मगर हमारे को आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव चाहिए, तो डिवाइडेड बाय टू, ये आता है 128। अब जीरो से स्टार्ट करा है तो कहाँ तक जाते हैं, 127 तक, ये हो गई 127। अब ये माइनस में जो होती है, माइनस में 128 तक ही जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि इसमें जीरो नहीं आता। ठीक है, इसमें जीरो आता है तो जीरो में एक जो 1 से 28 होती है, मगर 1 से 128 नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो एक माइनस हो जाती है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इंटीजर में भी हमने बनवाया था, जहाँ पर हमारा क्या था, 65,535 तक हमारी वैल्यू जा रही थी। किसके केस में, ये जा रही थी हमारे अनसाइंड के केस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये अनसाइंड का देख लेते हैं। अनसाइंड में क्या होता है, अनसाइंड मतलब हमने सिग्नेचर नहीं करा, तो सिग्नेचर नहीं करा तो क्या, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। ये रहा पॉजिटिव, 0 1 2 3 ऐसी अप टू क्या चलता रहेगा, 255। ये कुछ नहीं है, ये गलती से लिखा गया है, तो मतलब ये सारी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है इसमें। तो अब ये देख लेते हैं। अब ये क्या है, वर्ड मेन। अब वर्ड मेन, मेन स्टार्ट हो गया, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, इसके बीच में हमारे को बॉडी लिखनी है क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये लिखा है कैरेक्टर एक्स इक्वल टू 65। कैरेक्टर एक्स लिखा है जिसकी वैल्यू क्या है, 65 है, तो 65 हो गया। अब ये 65 क्या है, अब हम ये क्या लिख रखा है, ये क्या है, कमेंट है। हमारे को कुछ भी हमारे को कहते हैं अपने प्रोग्राम में लिखना हो, जो कि हमारे को इसके लिए लिखना है कि हम कभी बाद में देखें या कोई और हमारी जगह बाद में देखे, तो उसे पता चल जाए कि इसका मतलब क्या है। उसके लिए ये यूज करते हैं हम कमेंट का। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो हम ऐसे करके लिखते हैं और एक हम इस टाइप में लिखते हैं, जब हमारे को मल्टीपल लाइंस में लिखना हो, मतलब बहुत सारा हमारे को लिखना है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो हम सीधा ये स्टार्ट करते हैं और यहाँ ये एंड कर देते हैं एस्ट्रिक साइन के साथ, इसे एस्ट्रिक साइन बोलते हैं। ये भी पढ़ेंगे हम बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट साइंड होती है, ये लिख रखा है कमेंट में हमने, ये लिख दिया है कि हमारी नॉलेज के लिए
हमने ये कमेंट में लिख दिया बाय डिफॉल्ट साइंड होती है। क्या होती है? करेक्टर की आगे कुछ नहीं लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट साइंड होता है, जैसे इंटीजर में भी था पहले। हमने इंटीजर में पढ़ा है पिछले वीडियो में कि इंटीजर में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट साइंड ली जाती है, उसके आगे कुछ नहीं लिखा होता तो। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये लिखा है कैरेक्टर। अब कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करानी है। अब ये देखो, अब समझो भैया, समझना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग सीखनी है तो समझनी पड़ेगी एक एक चीज। अब ये क्या है? कैर एक्स इक्वल टू 65। अब ये तो लिखी है हमारी इंटीजर में, मगर ये हमारे को प्रिंट प्रिंट किस में मांग रहा है? एक्स। एक्स को किस फॉर्म में मांग रहा है? मैंने आपको क्या बताया, ये एफ क्या है? फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में मांग रहा है? ये करेक्टर के फॉर्मेट में। करेक्टर के फॉर्मेट के लिए क्या पढ़ा है हमने? एस्काई कोड। एस्काई कोड। अब आपकी 65 किसकी वैल्यू होती है? अब मैंने आपको छक्के चौके भी बता दिए, अब तो छक्के चौके प्लस अल्फाबेट पोजीशन। तो किसके लिए हो गई ये वैल्यू? ये आपकी वैल्यू किसके लिए हो गई? अब पढ़ते हैं नीचे। अब ये 64 छक्के चौके प्लस अल्फाबेट की पोजीशन एक, तो 164 प्लस 1 क्या हो गई? 65 वैल्यू आपकी हो गई करेक्टर फॉर्म में ए की। अब देख लीजिए, ये इंटीजर में दिया था, हमने करेक्टर में बता दिया ए। इसमें अब किसका यूज हुआ है? हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ए एस सी आई एस आई कोड। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो इंफॉर्मेशन को क्या करता है? इंटरचेंज करता है। अब आ गया होगा आपको समझ में, आई होप कि आपको आया हो अच्छे से समझ में। अब देख लीजिए, अब ये क्या है? ये पॉइंट लिख रखा है, ये बता रहा है वैल्यू किस टाइप की चाहिए। अब मैंने बताया ना आपको करेक्टर टाइप की वैल्यू चाहिए, इसके लिए ये परसेंट सी लिखा हुआ है। कहाँ से आनी चाहिए? अब कहाँ से आनी चाहिए वो कोमा के बाद वाला बताता है। ये मैंने आपको बताया है, पहले भी बताया, अब दोबारा बता रहा हूँ, कोमा के बाद वाला बताता है। अब ये देखिए दूसरा पॉइंट, यदि यहाँ परसेंट डी होता, यहाँ पर परसेंट डी लिखा होता तो मतलब क्या आपको पता चलता कि वो क्या मांग रहा है? परसेंट डी मतलब क्या मांग रहा है? इंटीजर टाइप की वैल्यू मांग रहा है। तो इंटीजर तो भैया ये दे रखा है, तो आउटपुट आपका 65 ही आ जाता। तो अब ये सेकंड एग्जांपल से देखते हैं। अब ये सेकंड एग्जांपल में क्या दिया है फ्रेंड्स? ये लिखा है वॉइड मेन, और ये आपका ये क्या है? करली ब्रेसेस का सेट, और ये लिखा हुआ है केयर आई इक्वल टू 129। अब 129, अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या है? अभी ऊपर बताया आपको, ऐसे करके लिखा हुआ था, और ये क्या लिखा था? साइंड। बाय डिफॉल्ट क्या होती है? साइंड होती है वैल्यू। अब ये क्या है? ये भी मैंने आपको ऊपर बताया है, ये है कमेंट। कमेंट है, इसको दो तरीके से कमेंट को लिखते हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं और एक आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके अंदर आप कुछ भी कमेंट लिख दीजिए। जब मल्टीपल लाइन के लिए होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, जब हमारे को सिंगल लाइन में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए, अब ये साइंड है, तो साइंड के लिए हमने ऊपर सर्कल पढ़ा है, क्या होता है? सर्कुलर प्रॉपर्टी में अभी हमने पढ़ा है ऊपर। साइंड है, साइंड मतलब क्या हो गया? सिग्नेचर करा है हमने, सिग्नेचर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। जीरो से स्टार्ट हुआ, ये 128 तक नहीं जाएगा, 127 तक जाएगा। ठीक है, अब ये -128, और ये क्या हो गई? -1, -2, ये हो गए सारे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखो क्या बोल रहा है, माइनस आई इक्वल टू 129। 127 तक तो हम यहाँ तक चल गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं, अब ये कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि अब आ गई इंपॉर्टेंट बात। 127 तक चल गए, अब ये 128 पोजीशन ये हो गई। अब ये यहाँ पर आ रहा होगा हमारा -127, तो ये वाली पोजीशन कौन सी हो गई? 129। अब ये बोल रहा है इंटीजर जो पोजीशन है 129 पे देखनी है हमारे को, तो 129 पे कौन सी हो गई? कौन सी हो गई? करेक्टर। देखो यहाँ कैसे फंसाते हैं, एग्जाम पे ऐसे ही फंसाते हैं। ये लिख रखा है करेक्टर, करेक्टर में से देखना है हमारे को, वैल्यू देखनी है इंटीजर। अब इंटीजर देखनी है तो 129 वैल्यू कौन सी हो गई? -128 में 128 पोजीशन हो गई, 129 में 127 हो गई। जैसे ये चलता रहेगा ना, -1 -2 -3 ऐसे चलता रहेगा, तो -127 फिर -128, -127 क्या हो गया इसका? आउटपुट हो गया। ये इंटीजर टाइप की वैल्यू किस में से आ गई? परसेंट डी में से। ठीक है फ्रेंड्स, ये आया होगा आपको समझ में। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? अब आगे देखते हैं कि अब ये आ गया आपका वॉइड मेन, फिर मेन आ गया। अब ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज ओपन हुए, फिर ये क्लोज हुए, ये आ गया। ठीक है, अब ये कैर ए इक्वल टू 1। अब ए क्या दे रखा है? 1 दे रखा है।
अब उसके बाद देखते हैं क्या है। अब देख लीजिए 1 दे रखा है, अब आपको 1 को देखना है कि वो करेक्टर फॉर्म में क्या होता है। करेक्टर फॉर्म में क्या होता है, कैर इक्वल टू 1 दे रखा है, अब करेक्टर फॉर्म में देखना है हमारे को। ये आउटपुट आपका गलत लिखा है, करेक्टर फॉर्म में 1 1 ही हो जाएगा। मगर जब हम इंटीजर फॉर्म में देखेंगे, इंटीजर फॉर्म में देखेंगे तो आपको पता है कि 1 को हम क्या लिखते हैं। मैंने जीरो के लिए आपको याद करवाया था, जीरो को ऐसे लिखो, फिर ये हो गया एक बार जीरो, एक दूसरी बार जीरो, इसका आधा 48 इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 49। तो आपका ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, इस वाले की वैल्यू आ गई 49। तो हमारा ओवरऑल ओवरऑल जो हमारा आउटपुट होगा, आउटपुट क्या आ गया, आउटपुट आ गया भैया आपका, क्या आ गया बताओ, 1 आ गया और 49 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब ये दे रखा है आपको, एक एक करके सारे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब क्या हो गया है, मैं प्रोग्रामिंग सीख भी गया, आउटपुट सोल्व भी कर पा रहा हूँ, ऐसे कैसे हो गया। अरे बने रहो, सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या है ये, वर्ड मेन। अब ये फिर मेन स्टार्ट हुआ है, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब तो ये इतनी बार पहुंचा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे हैश इंक्लूड, अब ये सब क्यों नहीं आ रहा। अब ये मैं लिख नहीं रहा, ये बस ऐसे नहीं लिख रहा क्योंकि ये कॉमन ही होता है सब में। ये इनपुट आउटपुट तो हर चीज में लगता ही लगता है, कोई भी आपको प्रोग्राम बनाना है तो उसमें इनपुट आउटपुट की तो जरूरत पड़ेगी। अरे जब तक हम कुछ देंगे नहीं तो हमारे को मिलेगा कहाँ से। जब तक हम कुछ देंगे नहीं, ये तो हमारा ही रूल ही फॉलो होता है, जब तक हमारा हम कुछ देंगे नहीं तो मिलेगा कहाँ से। किसी को कुछ ना कुछ देना पड़ता है तभी तो कोई कुछ देता है। तो हम पहले देते हैं इनपुट, फिर हमारे को मिलता है आउटपुट। ठीक है, तो ये तो हर जगह यूज होता है। ठीक है, अब ये वर्ड मेन हो गया, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब ये लिखा है केयर आई इक्वल टू -127, कैरेक्टर में वैल्यू लिखी है -128, 129, 127 गलती से निकल गया था मुंह से। अब ये है -129। अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट देखो ये कमेंट लिखा हुआ है, कमेंट मतलब ऐसे प्रोग्राम से मतलब, प्रोग्राम को इससे मतलब नहीं है, ये कमेंट लिखा हुआ है हमारी समझने के लिए, या कोई और बाद में देखे प्रोग्राम को तो उसके समझने के लिए। अब फिर बनाते हैं हम ये सर्कल। ठीक है भाई बन गया। अब ये जीरो से स्टार्ट हुआ, अब ये साइन है, साइन है मतलब सिग्नेचर। सिग्नेचर गलत भी हो सकते हैं, गलत हाथों में भी जा सकते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव 127 तक गया, माइनस का 128, माइनस का 127, ऐसी वैल्यू जाती रहेगी। और ये यहाँ होगा ये -1 -2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारी, ये बन गई सर्कुलर फॉर्म। अब क्या हो गया इसमें, अब देखते हैं। करेक्टर दे रखा है और हमारे से क्या मांग रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू मांग रहा है। इंटीजर टाइप की वैल्यू तो -129, मतलब क्या हो गया आपका, देखो माइनस में जब आप आओगे, अब भैया समझने वाला पॉइंट आ गया, फिर से आ गई समझने वाली बात, कान खोल लो अपने। जीरो से ये -1 से आया, आप कहाँ तक आए, कहाँ तक आए, कहाँ तक आए, -128 तक। मगर आप उससे एक और कदम आगे आपको जाना पड़ेगा, किस पे पहुंचने के लिए, -129 पे। तो -129 पे इंटीजर वैल्यू क्या हो रही है आपकी, सीधा बोलो 127। अब आप समझ गए हो, ये हो गया 127 आउटपुट। अरे कोई और बच्चा होगा सीधा आपको क्या बताएगा, ये नहीं देखेगा कि इंटीजर टाइप की वैल्यू मांग रहा है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू नहीं देखेगा बच्चा, सीधा आपको क्या बोल देगा, आउटपुट में ऑप्शन दे रखे होंगे आपको ए -129। बच्चा क्या होगा, खुश हो जाएगा, क्या होगा, बहुत इजी पेपर आया था, मैं लगा करके आ गया, -129 आंसर था इसका। और बच्चे भी बोलेंगे कि हाँ भैया ये था। जब मगर चेक करवाएंगे बाद में, जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा यार ये कैसे गलत हो गया। तो इसलिए ही बता रहा हूँ, अभी समझ लो तो बाद में फायदा होगा। आगे आप आगे निकल जाओगे, बाकी आपको देखते रह जाएंगे कि भाई इसने कहाँ से पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये देखिए, अब ये क्या है, वर्ड मेन। अब ये भी कर्ली ब्रेसेस ओपन हुए, फिर ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अभी ये क्या लिखा है, कैर आई इक्वल टू 257। अब 257 लिखा है, अब क्या है उसके बाद, प्रिंट एफ। अब ये क्या आ गया, बाय डिफॉल्ट इंटीजर। अब इसे क्या है, अब फिर से समझते हैं।
अब भैया इतनी बार पढ़ चुके कि ये जीरो से स्टार्ट होता है। अब बाय डिफॉल्ट फिर आ गया आपका क्या, साइंड। जीरो से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गई 127, और ये -128, -127, और ये -1, और ये -2, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 127। अब आपने ये पता है आपको कि आप पूरा सर्कल एक चले, आप पूरा एक सर्कल चलोगे, एक पूरा सर्कल चलोगे यहाँ से यहाँ पर, तो वैल्यू कितनी होती है? आप जीरो पे कहाँ खड़े होते हो? 256 पोजीशन पे। मगर ये आपको कहाँ बता रहा है? ये बता रहा है 257, मतलब यहाँ पर, यहाँ की बात कर रहा है। तो अब ये इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो आपका आउटपुट क्या आ गया? ये आ गया 1। तो ये हो गया फ्रेंड्स इसका आउटपुट, आपको समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं। अब फिर दे रखा है, देखो, कैर आई इक्वल टू 130। अब इंटीजर वैल्यू हमारे को प्रिंट करानी है 130। अब ये इसके आगे भी कुछ नहीं दे रखा, तो ये क्या है? बाय डिफॉल्ट साइन। जीरो से बनाया 127 तक हमने, अब ये 128 ये हो गया, अब ये 129 ये हो गया, 130। 130 मतलब ये हो गया हमारा आउटपुट। यही हो गया आउटपुट, आया होगा समझ में आपको। उसके आगे देखते हैं हम क्या है ये। कैर आई इक्वल टू 129। आई में क्या दे रखा है? 129, या सेमी कोलोन लगाना रह गया। अब ये अंडरस्टूड है, आपको पता चल गया होगा। ठीक है फ्रेंड, जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, बारी बारी प्रोग्राम बना के देखेंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीज़ तो कॉमन होती है कि हेडर फाइल तो आती है शुरू में। हेडर फाइल हमारी इंक्लूड करवाती है कि प्रोग्राम में। ये तो आपको ध्यान हो जाएगा। वॉइड मेन भी पता है कि आता ही आता है कि मेन फंक्शन है, तो इसलिए यहाँ पर वॉइड मेन भी उड़ा दिया। मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसमें कॉन्सेप्ट भी आते आ रहे हैं और आपके आउटपुट भी बेस्ड क्वेश्चन बिल्ड हो रहे हैं आपके। अब ये क्या है? 129। तो जीरो से लेकर कहाँ तक चला? 121 से लेकर के चला 127 तक। ठीक है, अब 127 के बाद हमारे को कहाँ पर जाना है? 129 पे। 129 पे मतलब कहाँ जाना है हमारे को? ये तो 27 तक, अब कहाँ तक चल गए हम? ये 127 तक। अब 128 पर यहाँ पर पहुँचे, 129 पर यहाँ पर पहुँचे, तो ये क्या हो गया हमारा? 129th पोजीशन। 129th पोजीशन हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्या लिखा है? कैरेक्टर। अब हाँ, ये देखिए, अब 129 पोजीशन में ये पहुंच गए हम यहाँ पर। मगर अब ये किस क्या मांग रहा है? %C। ये किसमें? कैरेक्टर में वैल्यू मांग रहा है। कैरेक्टर में तो इसकी एसकाई कोड वैल्यू हो जाएगी, किसमें? आई में। आई में परसेंट 129 की एसकाई कोड वैल्यू हो जाएगी। हमारे को हमने पढ़ी है ए की एसकाई कोड वैल्यू 65, बी की 66, ये तो हमने सब पढ़ लिए। मगर माइनस ये 129 की एसकाई कोड वैल्यू क्या होगी वो हमें पता नहीं है, तो हमने सीधा ये लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। आगे क्या आ गया? अब आगे आ गया वर्ड में, ये प्रोग्राम के कर्ली ब्रेसेस ये खुले एक बंद हुए, इसके बीच में लिखा है इंटीजर टाइप की वैल्यू है आई इक्वल टू 10, और जी आई इक्वल टू, वो जे इक्वल टू 20। ये लिखा है, ये मैं अपनी राइटिंग को मैं ही नहीं समझ पा रहा। ठीक है, जे इक्वल टू 20, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है फ्रेंड, अब ये प्रिंट एफ, अब ये प्रिंट एफ लिखा है। अब भैया हम ये कितनी बार पढ़ चुके, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए कितनी बार पढ़ चुके हम कि इंटीजर प्रिंट एफ के अंदर जो भी लिखा है वो सीधा का सीधा प्रिंट कर देगा। उसे मतलब नहीं है कि हमने क्या लिखा है, और उसे ये पता है, उसे फॉर्मेट स्पेसिफायर का पता है कि %d लिखा है तो मेरे को इंटीजर वैल्यू देनी है, %f लिखा है तो मेरे को फ्लोट वैल्यू देनी है, %c लिखा है तो मेरे को करेक्टर टाइप की वैल्यू देनी है। ये सब तो पता है, मगर करेक्ट उसके अलावा हम कुछ भी दे देंगे तो वो हमारे को सीधा क्या आउटपुट फेंक देता है, उसको मतलब नहीं है क्या है, वो डबल कोड्स के अंदर जो भी लिखा है वो डायरेक्ट दे देता है। तो आउटपुट इसका क्या हो गया हमारा? i+j। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है आगे देखते हैं। आगे आ गया आपका वॉइड मेन प्रिंट एफ फिर दिया है इसके अंदर, फिर देखो फिर आ गया ये प्रिंट एफ के अंदर जो लिखा है सीधा उसने आउटपुट में दे दिया। ये हो गया हमारा इसका आउटपुट। अब इसके बाद देखते हैं ये वॉइड मेन इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 30, ये तीन वैल्यू हो गई ए बी सी, ये दे रखी है। अब ये देखिए परसेंट प्रिंट एफ,
प्रिंट एफ क्या करेगा, परसेंट डी दी है, अब वो आगे वाले से पूछेगा परसेंट डी किसकी वैल्यू है, कोमा के बाद वाली ए की वैल्यू है, वही परसेंट डी इंटीजर टाइप की वैल्यू ए में चल जाएगी, ए रही बी में परसेंट ये चल जाएगा परसेंट डी। अब सी में, अब सी के लिए कुछ वो नहीं है कि कहाँ पर जानी है वैल्यू, परसेंट डी नहीं दे रखा हमारे को, स्पेसिफाई नहीं कर रखा, स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो इसका कुछ नहीं होगा। ए को ए की वैल्यू मिल जाएगी, बी को बी की वैल्यू मिल जाएगी, और सी के लिए हमारा कुछ भी नहीं होगा। जब हम आउटपुट प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में हमारा ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। उसको सी से मतलब नहीं है, क्योंकि सी को हमने क्या नहीं कर रखा, फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं दे रखा, हमने बता नहीं रखा उसे किस फॉर्मेट में प्रिंट कराना है, तो उसे कैसे पता चलेगा, तो वो उसे प्रिंट ही नहीं कराएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद देखते हैं अब क्या है ये वर्ड मेन। ये कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, इसके बीच में लिखा है इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 30, ये तीनों वैल्यू लिखी है। अब इसमें क्या है, अब देखिए अब आया काम वाली बात। अब ये परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी, अब ये तीन इंटीजर लिखे हैं, तीन इंटीजर टाइप के लिखे हैं, और ये लिखा है ए और बी। अब ए को मिल जाएगा आपकी 20, ए को मिल जाएगी आपकी वैल्यू कौन सी, परसेंट डी पहला वाला, और दूसरा वाला मिल जाएगा बी को। अब तीसरे वाले का उसको पता नहीं कि लाना तो है मगर कहाँ से लाना है, उसको आगे वाला नहीं पता, आगे वाले से तो पूछता है कि वैल्यू लानी है मगर कहाँ से। ठीक है, आगे आपको दे नहीं रखा है, अब दे नहीं रखा तो इसे कुछ नहीं पता है। यहाँ पर हमने गार्बेज वैल्यू पहले पढ़ा है, गार्बेज वैल्यू क्या होती है, अननोन वैल्यू, जिसका वैल्यू हमारे को पता ही नहीं है, 0 आएगी, 1 आएगी, 100 आएगी, 200 आएगी, कुछ भी आ सकती है, जो भी मेमोरी के पास वैल्यू होगी वही दे देगा। तो आउटपुट आपका क्या आएगा, 10 20 और गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू मतलब कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पे। ठीक है, ये आउटपुट हो गया। अब ये देखते हैं लास्ट एग्जांपल। अब ये लास्ट एग्जांपल में क्या है, वर्ड मेन, ये कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 30। अब ये क्या है, परसेंट डी, ये डबल कोट्स के अंदर लिखा है, इसको प्रिंट कराना है। अब ये पूछेगा आगे क्या है, ए से पूछा है इसने, ए ने इसे वैल्यू दे दी, बी से पूछा है इसने, बी को ने इसको वैल्यू दे दी। अब इसके बाद क्या हो गया, एक और कोमा लगा दिया ये। अब एक और कोमा जब भैया यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ ना ये लिखा हुआ कि हमारे को कौन सा वेरिएबल है, ना यहाँ पर लिखा हुआ कि हमारा को कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी, एरर आ जाएगी। तो आउटपुट जो आएगा, आउटपुट में क्या होगा, सिंटैक्स एरर आएगी। सिंटैक्स में एरर मतलब लिखने में, सिंटैक्स एरर कौन सी होती है वो हमने पहले पढ़ी है, मतलब कि हमारी लिखने में गलती हुई है कहीं पर, तो ये जो है वो एक्स्ट्रा कोमा लिख गया तो सिंटैक्स एरर आ जाएगी। या फिर दूसरा क्या लिख देगा वो, मिसिंग एक्सप्रेशन, वो क्या बताता है देखो कंप्यूटर कैसे बताता है, मिसिंग कंपाइलर बताता है, कंपाइलर मिसिंग एक्सप्रेशन बिफोर क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट है ना, ये क्लोज्ड ब्रैकेट, इसको क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। तो ये बताता है इससे पहले तुमने कुछ मिस कर दिया, तो ये इसको आउटपुट में दिक्कत बता देता है कि ये दिक्कत है भैया, एरर आ रही है इसमें कि तुमने इससे पहले कुछ मिस कर दिया, तो बस ये बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।